मार्च 2014 लोकसभा चुनाव से ऐन पहले दिल्ली में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। इस बैठक के कई मुद्दों में से एक मुद्दा ये था कि भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को किस जगह से चुनाव लड़वाया जाएगा। इस पर भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सुझाव देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को बिहार के पटना से चुनाव लड़ाना चाहिए। तभी बैठक में एक सधी हुई आवाज ने इस सुझाव पर असहमति जताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी यूपी से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने उस शख्स के सुझाव को नकारते हुए कहा कि वो भाजपा के अध्यक्ष हैं और वो यूपी से चुनाव लड़ते आए हैं। नरेंद्र मोदी को किसी और जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन उस शख्स ने राजनाथ सिंह के सुझाव की ओर ध्यान भी नहीं दिया और बैठक को अगले मुद्दे की ओर बढ़ा दिया गया। बैठक खत्म होने के बाद उस शख्स ने जाते जाते राजनाथ सिंह को फिर से उस सुझाव पर गौर करने के लिए कहा। वो शख्स आमतौर पर किसी भी तरह का समझौता करने का आदी नहीं था और ये उसका कोई दंभ भी नहीं था। वो पहले से इस बात का निष्कर्ष निकाल चुका था कि अगर यूपी में जाति और धर्म के जाल को काटना है तो पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को यूपी से ही चुनाव लड़वाना होगा। लेकिन उस शख्स के बार बार कहने पर राजनाथ सिंह को इस बात के लिए राजी होना ही पड़ा और इस तरह नरेंद्र मोदी ने यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ा। उसके बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन वो शख्स आखिर था कौन? वो थे भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। वो अमित शाह जिन्होंने मोदी को पीएम मोदी बनाया। वो अमित शाह जिनके काल में भाजपा ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वो अमित शाह जिन्होंने भाजपा के मेंबर्स की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुंचा दी। दस करोड़ 43 लाख मतलब इतने सदस्य अब तक बन चुके हैं। लेकिन अमित शाह आखिर अमित शाह बने कैसे? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आज हम किस्सा आज तक पर आपको सुनाएंगे किस्सा अमित शाह का। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती कारोबारी अनिल चंद्र शाह के घर जन्मे अमित शाह ने अपनी जिंदगी के पहले 16 बरस गुजरात में अपने पैतृक गांव मानसा में ही बिताए। मानसा में ही उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी की। मानसा के आरबीएलडी स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले उनके सहपाठी सुधीर बताते हैं कि अमित शाह ने 7वीं कक्षा में पहली बार मॉनिटर का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 50 बच्चों में से 75% वोट मिले थे। ये अमित शाह के जीवन का सबसे पहला चुनाव था। उनके एक और सहपाठी बताते हैं कि अमित शाह में गजब की प्रतिभा थी। वो एक जादूगर की तरह किसी के भी गुणों को पहचान लेते थे और वो जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने की एक बार ठान लेते थे उसे प्राप्त करके ही रहते थे। खैर 16 साल की उम्र में अमित शाह मानसा से अहमदाबाद आ गए, जहां उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली और आरएसएस की ही एक इकाई एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दिया। और महज 2 साल में ही अमित शाह को एबीवीपी की गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बना दिया गया। 1980 का दशक शाह की जिंदगी के लिए काफी मायने रखता है। यही वो दशक था जिसमें शाह ने अपनी धार्मिक और राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू की थी। आरएसएस के साथ साथ उस वक्त शाह का झुकाव एक संत की तरफ भी था, जिनका नाम था स्वामी वामदेव। पश्चिमी यूपी के रहने वाले वामदेव दशनामी परंपरा के संत थे। वामदेव उन 5 महंतों में से एक थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी। अमित शाह ने वामदेव से ही हिंदुत्व के सारे गुण सीखे हैं। वामदेव के ही कहने पर अमित शाह ने पहली बार साल 1986 में हरिद्वार में हुए कुंभ में हिस्सा लिया था। उस कुंभ के दौरान वामदेव हर सुबह अमित शाह को किसी न किसी महंत के पास भेजते थे। अमित शाह उस महंत के पास जाते और उनके साथ कुछ समय बिताते।
उसके बाद वो उसी डेरे के संतों के साथ लंगर खाते और फिर दक्षिणा लेकर वहां से वापस आ जाते। इस दक्षिणा से अमित शाह कुंभ में एक साइकिल किराए पर लेते थे और उसी साइकिल पर बैठकर वो कुंभ का चक्कर लगाते थे। कुंभ में हुए अनुभवों ने शाह का पूरा जीवन ही बदल दिया और उन्हें पहली बार हिंदू धर्म की महानता का पता चला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात अहमदाबाद में संघ की शाखा के दौरान हुई। वो था साल 1980। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह में दोस्ताना पनपना शुरू हुआ साल 1987 में, जब दोनों ने आरएसएस से बीजेपी में कदम रखा। ये वो वक्त था जब साल 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और इसके बाद आरएसएस ने अपने वर्करों को भाजपा में ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह में एक समानता थी, वो दोनों लीग से हटकर सोचते थे और यही बात उन्हें बाकी आरएसएस वर्करों से अलग करती थी। शाह को पहला ब्रेक थ्रू मिला साल 1991 में, जब उन्हें गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे लाल कृष्ण आडवाणी की कैंपेन का जिम्मा सौंपा गया। उस वक्त तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी में गहरा दोस्ताना हो चुका था और अब तो लाल कृष्ण आडवाणी का हाथ भी उनके सर पर था। साल 1995 में भाजपा ने जब पहली बार गुजरात में सरकार बनाई, उसमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त कांग्रेस का रूरल गुजरात में काफी अच्छा होल्ड था, लेकिन इसी होल्ड को तोड़ने के लिए मोदी और अमित शाह ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने हर गांव में मुखिया के बाद दूसरे नंबर का प्रभाव रखने वाले इंसानों को जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में इन दोनों ने 8000 के करीब ऐसे लोगों का नेटवर्क तैयार किया जो गुजरात के गांवों में मुखिया का चुनाव हार चुके थे। उनकी इसी स्ट्रेटजी ने गुजरात में पहली बार भाजपा को सत्ता में बैठा दिया। इसके बाद साल 1995 में ही शंकर सिंह वाघेला के साथ मोदी के मतभेदों के चलते नरेंद्र मोदी को नेशनल सेक्रेटरी बनाकर गुजरात से बाहर दिल्ली भेज दिया गया और अमित शाह वहीं गुजरात में रहकर भाजपा के संगठन को मजबूत करते रहे। अमित शाह ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा साल 1997 में, जब उन्होंने गुजरात की सरखेज सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि अमित शाह को टिकट दिलवाने में मोदी का काफी बड़ा योगदान था, लेकिन अमित शाह भी मोदी के पीछे कंधे से कंधा लगाकर हर जंग में उनके साथ खड़े रहे। साल 1998 में जब केशुभाई पटेल दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने मोदी से कन्नी काटनी शुरू कर दी, तब भी अमित शाह अकेले ऐसे नेता थे जो नरेंद्र मोदी के पीछे इस जंग में चट्टान बनकर खड़े रहे। वो अकेले ही मोदी के लिए गुजरात में सकारात्मक माहौल तैयार करते रहे, जिसके चलते साल 2001 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2002 में अमित शाह की मेहनत रंग लाई, जब उन्हें गुजरात सरकार में होम मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट एंड लॉ मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे धीरे धीरे भारतीय राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2006 में गुजरात चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, फिर साल 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के तौर पर भी सेवाएं दी। अमित शाह ने यहां भी नए नियम कानून बनाए। पहले 24 रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ी को ही बीसीसीआई की ओर से पेंशन मिलती थी, लेकिन अमित शाह ने एक नया रूल पास करवाया, जिसके तहत अगर कोई खिलाड़ी गुजरात के लिए एक भी रणजी मैच खेल लेगा तो उसे ताउम्र पेंशन दी जाएगी। लेकिन शाह के राजनीतिक करियर में मुश्किलें आनी शुरू हुई साल 2010 में, जब सीबीआई ने उन्हें 2005 में हुए सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त अमित शाह को 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और जब उन्हें जमानत मिली तो इस शर्त पर कि वो 2 साल तक गुजरात नहीं जा सकते। लेकिन अमित शाह तो अमित शाह ठहरे। उन्होंने उन 2 सालों में भी दिल्ली में रहकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अपने संपर्क बनाने शुरू कर दिए
और फिर आया साल 2013। 2014 में लोकसभा चुनाव थे और पिछली बार के 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद भाजपा इस बार कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी और अमित शाह ये अच्छे से जानते थे कि पार्टी के पास नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि जैसा और कोई नेता नहीं है। इंडिया टुडे के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल बताते हैं कि 2013 में जब मोदी को बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन चुना गया, उस दिन उनकी मुलाकात गोवा में अमित शाह से हुई। तब शाह ने उनसे कहा कि हमारा नेशनल प्लान तैयार है और हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी महासचिव के तौर पर काम किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस चुनाव में यूपी ने भाजपा की झोली में 80 में से 73 लोकसभा सीटें डाल दी। 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है, जिसके चलते 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अकेले अपने दम पर 282 सीटें जीतने में कामयाब रही और नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। असल में शाह ने 2014 के चुनाव में टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वोटरों को पकड़ने के लिए लखनऊ कार्यालय की काया ही पलट दी। शाह ने एक आईटी सेल का गठन किया और बीजेपी के इस वॉर रूम में एक कॉल सेंटर भी बनाया गया, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता मिस्ड कॉल देकर कार्यक्रमों की जानकारी लेते थे और इस सेंटर के जरिए भाजपा ने 20,000 से अधिक नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ लिया। इस वॉर रूम को चलाने में मदद करने के लिए आरएसएस से आने वाले सुनील बंसल ने बताया कि अमित शाह ने साफ कह दिया था कि पार्टी वर्करों को अपनी बात सुनाने के लिए घंटों नेताओं का इंतजार ना करना पड़े। इसके लिए बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को फोन दिए गए, जिनसे रोज शाम को रिपोर्ट लेकर बंसल को दी जाती थी और आगे बंसल वो रिपोर्ट अमित शाह को रोजाना देते थे। इसके जरिए ही कार्यकर्ताओं को चौकस रखने में मदद मिली, जिससे भाजपा ने यूपी के आम वोटरों तक अपनी पहुंच बना ली। 2014 में ही अमित शाह ने बैकरूम से निकलकर फ्रंट पर खेलना शुरू कर दिया और महज 49 साल की उम्र में अमित शाह बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनकर उभरे। शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के साथ ही आरएसएस के काडर की बीजेपी में एंट्री होनी शुरू हो गई, फिर चाहे वो आरएसएस के कृष्ण गोपाल हों या फिर राम माधव। अमित शाह ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि भाजपा और संघ में तालमेल बना रहे। शाह ने 2014 के बाद इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि पार्टी में ज्यादा उम्र के नेताओं को धीरे धीरे रिटायरमेंट दी जाए और नई युवा ड्रीम टीम तैयार की जाए। शाह कड़े फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटते, जिसकी पहली मिसाल देखने को मिली साल 2014 में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में, जहां शाह ने भाजपा को क्षेत्रीय पार्टियों महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और दोनों राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद अमित शाह और मोदी की जोड़ी का करिश्मा बादस्तूर जारी रहा। उधर साल 2016 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई। साल 2017 में अमित शाह को यूपी विधानसभा चुनाव की कमान भी सौंपी गई और रिजल्ट तो जैसे पहले से ही हर कोई जानता था। मोदी जी को हम मोदी जी को लाने वाले हैं। भाजपा ने उस चुनाव में 403 में से 312 सीटें हासिल की और यूपी में अपनी सरकार बनाई। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा धीरे धीरे एक एक किला जीतती चली गई और अमित शाह के ही काल में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 21 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। ये करिश्मा भाजपा ने इससे पहले कभी नहीं किया था। इस बार जब 2019 के लोकसभा चुनावों में शाह ने भाजपा के लिए अब की बार 300 पार का नारा दिया तो ज्यादातर लोगों ने इसे चुनावी जुमला ही समझा, लेकिन अमित शाह ने इन चुनावों में भी ऐसी रणनीति तैयार की कि उन्होंने
पूरे देश में कांग्रेस और यूपी में महागठबंधन की हवा निकाल दी। और जब 2019 के लोकसभा चुनावों का नतीजा सामने आया तो भाजपा ने 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। और इस तरह अमित शाह का अब की बार 300 पार का नारा भी साकार हो गया। अमित शाह चुनावी मैदान में भी इस कदर खेलते हैं कि उनके विरोधी भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाते। यही कारण था जब 2019 के चुनावों के नतीजे आए तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को जीत के लिए बधाई दी और साथ में ये भी लिखा कि वक्त आ गया है जब कांग्रेस को भी एक अमित शाह की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी के लिए जीत का हर रास्ता खोलने वाले अमित शाह उनके साथ अपने रिश्ते को काफ़ी सरल और व्यवहारिक रखते हैं। यही कारण है कि जब अमित शाह से उनके और नरेंद्र मोदी के रिश्ते को लेकर पूछा गया तो उनका जवाब था कि अगर मैं नरेंद्र मोदी का हर काम करने में सक्षम हूं तो मैं उनका बेस्ट मैन हूं, और अगर कोई मुझसे भी अच्छी तरह से उनका काम करने में सक्षम है तो वो उनका बेस्ट मैन है। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। अगर आपको हमारा ये किस्सा पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और YouTube पर सर्च कीजिए किस्सा आज तक और देखिए हमारे ऐसे ही और रोचक किस्से।